गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग टॉपिक होगा बोर्स मॉडल, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल कर चुके हैं हम लोग, अब हम लोग करने वाले हैं बोर्स मॉडल, ठीक है। तो नील्स बोर साहब कुछ चीजों को दिए हैं, लेकिन बोर्स मॉडल को समझने से पहले हम कुछ और चीजों को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्स मॉडल तभी समझ में आएगा जब आप पीछे ही कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझेंगे, ठीक है, वेव नेचर समझेंगे, पार्टिकल नेचर समझेंगे। इन सब चीजों को समझने के बाद ही आपको नील्स बोर का मॉडल समझ में आएगा। जैसे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, ठीक है, ये सब था ना, तो वो सब चीज़ें तो उतना समय नहीं लगा, बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसमें आपको बैकग्राउंड की आवश्यकता है। तो एनसीईआरटी में देखिएगा आपको लिखा हुआ है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। जो हम बोलते जा रहे हैं उसको अंडरलाइन करके आपको नोट्स बन जाएगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट बोलता है dual character of electromagnetic radiation, which means that radiations possesses both wave like particles and properties। बोल रहे हैं कि भैया डुअल कैरेक्टर किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बच्चा डुअल कैरेक्टर होता है, मतलब दो कैरेक्टर होता है। दो मतलब एक आदमी पे दो गुण। जैसे अगर कोई लड़का है, उसका काम है यहाँ का बात वहां करने का, ठीक है। ऐसे बाय द वे अगर आप लोग से पूछे, हम गर्ल्स लोग से पूछते हैं, सिर्फ लड़की लोग जवाब देंगे, ठीक है, लड़का लोग नहीं बोलेगा कि यहाँ के बात वहां करना, वहां के बात वहां करना किसका काम होता है। देखो तुम लोग अपने बोले, हम कुछ नहीं बोले हैं, लड़की लोगों का काम होता है। लेकिन अगर कोई लड़का है वो इस तरह का काम करता है तो क्या बोलेंगे उसको? उसमें लड़का का भी गुण है, लड़की का भी गुण है, दोनों गुण है ना, तो उसको बोलेंगे डुअल कैरेक्टर उसमें, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल कैरेक्टर है। तो दो गुण होना चाहिए। एक गुण होता है पार्टिकल नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर। और एक होता है, बोलो जी, वेव नेचर। वेव नेचर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द एटम। सेक्शन 2.4 आइए आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इस चीज को आगे पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी बात। अच्छा, पार्टिकल नेचर समझते हैं। वेव नेचर की बात की गई किताब में, तो पहले पार्टिकल नेचर हम आपको बता देते हैं। पार्टिकल कण, वेव समझते हैं, वेव तालाब में, पानी में, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सामने खलचल से मच जाइएगा ना। तो जैसे आप कंकड़ मारो तो वेव बन जाता है, ठीक है। उसी पे ये गाना है, ठीक है। आप देखो इस तरह से वेव बनने लगता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जेम्स मैक्सवेल साहब आते हैं 1870 ईस्वी में, और वो सबसे पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इनका बिहेवियर है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। James Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on macroscopic level। क्या बात हो रही है? चार्ज बॉडीज के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताएं आपको मैक्सवेल साहब। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बताते हैं कौन? मैक्सवेल साहब, कि उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है। आगे लिखता है, he suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर एक्सेलरेशन। जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। These fields transmitted in the forms of waves। और ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जब ट्रांसमिट होते हैं, जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसको बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन?
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझिएगा, है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है हम पूरा लिख देते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसी को कंबाइन करके जो इसका जो पाथ है, देखिए, दिस फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये वेव के रूप में ट्रांसमिट होते हैं। किस रूप में ट्रांसमिट होते हैं? वेव के रूप में ट्रांसमिट होते हैं, और इसी वेव को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रो ले लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक ले लिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये थोड़ी है, ये अब इससे मिल जाता है, बताओ। कुछ प्रॉपर्टीज है, जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चा? द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज particles are perpendicular to each other. Direction of propagation. ठीक है, ये एक फील्ड हो गया। देखिए, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो हम लिखे इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। क्या बोल रहा है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम आपको यहाँ पे बनाने से पहले एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करें, आप समझिएगा, ठीक है। एक वेव ऐसे समझिए, एक वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, समझ पा रहे हैं? ठीक। और एक वेव ऐसे आ रहा है, ऐसे, मतलब एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है, सॉरी, एक मतलब कि वर्टिकल अप एंड डाउन हो रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल में से हो रहा है। तो हम लोग क्या यहाँ पे अगर बात करें, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक। इसी चीज को यहाँ पे बोर्ड पे बनाना है, देखते हैं बना पाएंगे तब ना। इसको ऐसे समझना, ये जो है ना ब्लैक वाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप इसमें ये समझिए कि ये ब्लैक वाला ऐसे जा रहा है और ब्लू वाला ऐसे आ रहा है। तो ब्लैक वाला जब ऐसे गया था, ऐसे, और ब्लू वाला ऐसे आया था, तो इनके बीच में कितना एंगल बना है? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हाँ या नहीं? और ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन ऐसे गया था, सीधा लाइन, अब ये इसके ऊपर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। इस लाइन के ऊपर जब ये रे आया ऊपर से ऐसे करके, तो कितने एंगल बनाया? 90 का। तो इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, और उसी प्रकार से ये ऐसे जब आएगा, ये ब्लू वाली की बात कर रहे हैं, ये जब ऐसे आएगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ बना रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस लाइन के साथ बना रहा है 90 डिग्री, और आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों इस डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपगेशन के साथ भी आपका परपेंडिकुलर बना रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? शाबाश, समझ गए? ठीक। अगर हम एक बार में समझा दिए तो बहुत अच्छे हैं, हम दोबारा पूछेंगे तो फिर बताइएगा, उस समय आप बुरे मत बन जाइएगा। ठीक, मतलब डरवा नहीं रहे, समझा रहे हैं कि अगर नहीं समझोगे तो फिर पूछ सकते हैं आप। लेकिन जब हम पूछेंगे और आप नहीं बताओगे, दैट्स नॉट गुड। ओके,
Unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum. साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बीच में पार्टिकल्स हैं, कुछ मीडियम है, एयर है, जिसके थ्रू ये आवाज आप तक पहुंच रही है। आप अंतरिक्ष में चले जाओ जहां पे हवा है ही नहीं, वैक्यूम है, कोई पार्टिकल नहीं वहां, वैक्यूम है, ठीक है। तो वहां पर आप देखिएगा बच्चा कि आप बोलते रहोगे, वो भी बोलते रहेगा, आप भी बोलते रहोगे, ना आप सुन पाओगे ना वो सुन पाएगा। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है ना। और नहीं तो अंतरिक्ष में बोलते रह जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं। लेकिन अगर लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती तो क्या सनलाइट हम लोग तक आ जाता? नहीं आ पाता ना। सनलाइट कहाँ जाता है? एकदम सोलर सिस्टम, सन से, अंतरिक्ष से, वहां से हम तक आ रहा है। मतलब सनलाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे चलें। थर्ड पॉइंट, इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि गामा रे है, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, FM, AM, लॉन्ग रेड वेव्स, ठीक है। FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक। FM सुनते हैं ना आप लोग? ये है विविध भारती 103.3, ठीक है, 92.7 बिग FM। धुन बदल के तो देख लो, ये सब कहाँ जाता है? यही फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ऐसे क्यों हंस रहा भाई? ये जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है 92.7 हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो से पकड़ेगा वहां, तब आपका वो उसके साथ कम्युनिकेट करके गाना बजाता है ना। गाना में सुनते हैं ना रेडियो में, यूट्यूब जिंदाबाद नहीं, ये आप तो टेक्निकल हो गए, हम लोग FM में सुना करते थे, ठीक है। सारा फ्रीक्वेंसी याद है, किसमें कौन पकड़ता है, सुनते थे इसलिए याद। चलिए, दिस कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पूरे को जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, आप चाहो तो डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। कैसे मिटा जी? पता है, ऐसे मिटा जी, ऐसे बायां से दायां, लेफ्ट टू राइट। चलिए, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम। अब अलग अलग क्षेत्र के रेडिएशंस को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स का कहाँ पे आ रहा है, देखो तो रेडियो वेव्स कहाँ पे है? 10⁶ हर्ट्ज में है, AM FM जी। रेडियो वेव्स लिखा हुआ है, देखिए तो FM AM, रेडियो सुनते हैं ना, वही रेडियो वेव्स वहीं से आता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। माइक्रोवेव रीजन कितना है, देखिए तो बताइए जल्दी। माइक्रोवेव रीजन 10⁻, सब कोई नहीं बोल रहा है जी, क्या बात है। इंफ्रारेड रीजन, वेरी गुड, शाबाश। इंफ्रारेड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? गर्म करने के लिए, ठीक है, हीट करने के लिए, है ना। अल्ट्रावायलेट रीजन, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज वही आप लोग की क्या हिंदी में क्या बोलते उसको? पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं, ऊपर में ओजोन लेयर है, नहीं आने देती है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी ठीक है, नहीं तो स्किन वगैरह जल जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती। इसलिए तो ओजोन लेयर को बचा के रखना है। जब भी बर्थडे आए, दोस्त को पार्टी देने से अच्छा है 2-4 पेड़ लगा लो। हम लगाते हैं, आप भी लगाया करो, ठीक है। मेरे पास पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है, आप एक्स्ट्रा चीज़ भी सीखना चाहिए आपको। हर एक साल अपने बर्थडे में 2 पेड़ जरूर लगाइए, एक कम से कम लगाओ। अरे बरवे के पास ना इधर फ्री में खुला हुआ है नर्सरी, वहाँ पे आपको 5-10 रुपये 20 रुपये दोगे ना, बढ़िया बढ़िया पेड़ मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी लेके लगा सकते हो। ये नहीं कि कहीं पे लगा हुआ उसको उखाड़ के अपने घर में लगा लीजिए।
यहाँ पे बात है पेड़ की संख्या बढ़ाने की, ठीक है। ये नहीं उसके घर में लगा हुआ, रात में गए काला कपड़ा पहन के उसका पेड़ को उखाड़े अपने यहाँ लगा लिया, वैसे नहीं करना है। चलिए फलदार वृक्ष लगाइए ना, फल भी खाइए, छाया भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए तो अल्ट्रावायलेट रेट से बचना होगा। अभी देख रहे कितना खराब मौसम हो गया, जब मन तब पानी आता है। ये सब क्या है? आप लोग जंगल काट के खूब लकड़ी में खाना खाए हैं, अब झेलेगा कौन? बढ़िया हम लोग को झेलना होगा ना। जंगली हाथी जंगली जानवर कहाँ आ रहे हैं? हमारे घर आएंगे ही ना भाई। आप उसके घर को बर्बाद कर दिए हैं तो अब आप ही घर आएंगे ना। तब चलो शाबाश। देखिए आगे, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10 to the power 15 हर्ट्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल रे लाइट। सिर्फ इतना ही लाइट को हम देख सकते हैं, ठीक है। जो विजिबल रेंज का लाइट है, जो विजिबल लाइट है, सिर्फ उसी लाइट को हम देख सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है ना। चलिए लास्ट पॉइंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह का आपको यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप उसमें अगर आपको और अच्छे जानना पड़े तो आपको उसे जानना पड़ेगा उसके फ्रीक्वेंसी के बारे, वेवलेंथ के बारे, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, सब कुछ हम कराएंगे। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति। आवृत्ति हर्ट्ज। क्या बात है जैक बोर्ड वालों, शाबाश। चलिए अच्छा, किसके नाम पे इनका हर्ट्ज नाम रखा गया है? एक साइंटिस्ट हुए थे हेनरिच हर्ट्ज, इन्हीं के नाम पे ये फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, घर से लिख कर लाएंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड में, समझिए आप, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो गए दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा, जितना कम पास होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे वो आलेख वाला, ग्राफ वाला, उसमें बारंबारता पढ़ते थे, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बारंबारता, कितना बार आया है, जितना बार आया उसका उतना बारंबारता हुआ है ना, उसका उतना फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं आप, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकेंड में 200 वेव्स आ गया, उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 200, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए तो वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब वेव की लंबाई, वेवलेंथ मतलब वेव की लंबाई। तो लंबाई का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर। बहुत तेज हो गया तुम लोग, ठीक है, मेरे पास पढ़ पढ़ के। चलिए ठीक है, इतना थोड़ा सा लिखिए, फिर हम बताते हैं आपको। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10 the power 8 meter per second। 3 into 10 to the power 8 मीटर per second। अगर किलोमीटर पर सेकंड में हम दिखाना चाहते हैं तो किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर को किलोमीटर बदलिए। 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 है ना, कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। 5 3 8 कटा ना। चलिए आगे लिखिए। देखिए बच्चा, छोटी यहाँ जाओ, वहीं रहो, यहाँ देखो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग किससे दिखाते हैं? फ्रीक्वेंसी को न्यू से, ठीक है। अच्छा तो देखिए आगे आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वेव की लंबाई, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 10 में क्रेस्ट, ट्रॉफ, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, अच्छी बात है। चलिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बता दिए, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ऐसे होता कितना एग्जैक्ट यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हो तो हम भी इसको लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं। 2.997925 into 10⁸ मीटर। इसी को 3 लिख दिया गया, 2.99 को लिख दिया गया 3। अच्छा, एक और चीज है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होता है? हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/टाइम लिख सकते हैं। सर क्यों लिखेंगे? क्योंकि याद कीजिए 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से पास कर रहे थे हम उसे नाम दिए थे फ्रीक्वेंसी का। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। हर्ट्ज लिखो, पर सेकेंड लिखो, बतिया इज द सेम। ठीक है, तो यहां पे देखिए C इज इक्वल्स टू एक रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में। लैम्डा, वेवलेंथ हम लोग किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर। अच्छा, the other commonly used quantity especially in spectroscopy is the wave number. Wave number, it is defined as the number of wavelengths per unit length. एक यूनिट लेंथ में मान लीजिए 1 मीटर ले लिया, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है? 10 वेवलेंथ है, 20 वेवलेंथ है, 30 वेवलेंथ है, कितने वेवलेंथ है? 10 वेवलेंथ है तो वेव नंबर कितना हो गया? 10। 12 वेवलेंथ तो वेव नंबर 12। ठीक है, ये भी लिख लेंगे आप लोग वेव नंबर हेडिंग दे करके। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। इट्स यूनिट आर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का उल्टा पर मीटर। ठीक, चलिए सेंटीमीटर है तो पर सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? कल फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कल पढ़ लेंगे और धीरे धीरे चैप्टर खत्म करने की बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.